नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप मेरे साथ हैं और मैं हूं राजश्री। सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि आखिर नोटबंदी क्यों बन गई है मोदी सरकार के गले की फांस और आरबीआई के अधिकारी क्यों डरे हुए हैं। नोटबंदी को लेकर क्यों नहीं मिल रहे सरकार से संतोषजनक आंकड़े और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल गांधीनगर में क्यों पत्रकारों से भागते नजर आए और जब आरबीआई से एक आरटीआई दाखिल कर ये पूछा गया कि नोटबंदी किस हाल में हुआ और इस पर पूरा खुलासा किया जाए, तो आरटीआई के जवाब में आरबीआई की तरफ से ये कहा गया कि खुलासा करने वाले को जान का खतरा है। ये क्या है और इससे नोटबंदी के पूरे फैसले को किस तरह से समझा जाए, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे और इसी से हम शुरुआत भी करेंगे देश की बात की। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मीडिया के सामने आकर जवानों के आरोपों का जवाब देना पड़ा है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जनरल रावत ने क्यों कहा है कि जरूरत हुई तो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमा पर तैनात हमारे जवानों की जिंदगी में क्यों बढ़ जाता है तनाव। बात तनाव की होगी तो सपा में चुनाव चिन्ह के लिए चल रही जंग का भी जिक्र होगा। बताएंगे सपा सिंबल को लेकर क्या रहा चुनाव आयोग का फैसला। ये भी बताएंगे कि यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर क्या है बीएसपी और बीजेपी की रणनीति और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेश के खिलाफ क्यों अपील की है और साथ ही चीन और भारत के संबंध अब किस मोड़ पर पहुंचे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। याद करेंगे शमशेर बहादुर को, जो कि एक मशहूर कवि रहे हैं। खासकर भारत के आज़ादी के दौर में जब नई कविता के चलन शुरू हुआ था, तब शमशेर की जो कविताएं हैं और उनकी गज़लें हैं काफ़ी मौजूद रही हैं, वो आज तक मौजूद हैं। और अपने तमाम इस पूरे प्रोग्राम के दौरान ही शमशेर बहादुर को हम याद करते रहेंगे उनकी पंक्तियों के साथ साथ, और साथ ही एक ख़ास फिल्म निर्माता को भी हम याद करेंगे जिसने बहुत ही मशहूर और दिल को छू जाने वाली फिल्में हम तक पहुंचाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। मौसम विभाग के अनुसार 15 जनवरी को सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहेगा भारत में और अभी भी ठंड काफी पड़ रही है। सर्द हवाएं जमीनी तमाम शहरों और गांवों को छू रही हैं, लेकिन इस दौरान भी नोटबंदी की वजह से अभी भी लोग कतार में हैं, एटीएम के सामने खड़े हैं, बैंकों के सामने खड़े हैं और पैसे उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इस बीच नोटबंदी को लेकर दाखिल एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीएम के ऐलान से महज 3 घंटे पहले नोटबंदी को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले मसले पर चर्चा नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, जवाब में यह भी कहा गया है कि नोटबंदी का खुलासा करने वाले की जान को खतरा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई ने अपने जवाब में यह स्पष्ट किया है कि जिसने भी ये खुलासा किया कि नोटबंदी किस स्थिति में हुई थी, कैसे हुई थी, उसकी जान को खतरा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि संवेदनशील जानकारी साझा करने से देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, इसलिए नोटबंदी पर पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। आखिर इस तरह के बयान आरबीआई को क्यों देना पड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी को लेकर कितनी तैयार थी सरकार, इसके आगे पड़ने वाले असर का क्या अध्ययन किया गया था? ऐसे कई सवालों के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का कहना है कि इसका खुलासा करने वाले की जान को खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई अर्जी पर जवाब देते हुए कहा कि इतनी संवेदनशील जानकारी साझा करने से देश की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। आरटीआई के तहत आरबीआई से सवाल पूछे गए थे। इसी तरह एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि आरबीआई ने पीएम के ऐलान से 3 घंटे पहले नोटबंदी को मंजूरी दी थी। इससे पहले मसले पर चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि इसी हफ्ते एक संसदीय कमेटी को आरबीआई ने बताया था कि सरकार ने 1 दिन पहले नोटबंदी पर विचार करने की सलाह दी थी, जिसके बाद आरबीआई बोर्ड ने मंजूरी दी। सरकार ने मंजूरी पर विचार करने के बाद नोटबंदी का फैसला किया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने नवंबर में संसद में बताया था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद आरबीआई ने नोटबंदी को मंजूरी दी और फिर पीएम ने 8 नवंबर को इसकी घोषणा की। दाखिल आरटीआई में नोटबंदी से जुड़े कई सवाल किए गए हैं। मसलन 8 नवंबर की शाम को बैंकों में कितने पुराने और 500 के नोट थे? नोटबंदी के लिए आरबीआई ने क्या तैयारियां की थीं? भविष्य में नोटबंदी के प्रभावों पर क्या अध्ययन किया गया था?
ये पूछे जाने पर कि बोर्ड को किस बात ने नोटबंदी पर चर्चा करने और उसे मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया, आरबीआई ने कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी के दायरे में नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आरबीआई हमेशा से, जब से नोटबंदी हुई है तब से इस पूरे मसले पर बोलने से और कोई भी वक्तव्य देने से लगातार बचती आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल अहमदाबाद में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में निकलते वक्त मीडिया को देखकर जिस तरह से भाग निकले, उससे भी कई सवाल खड़े होते रहे। रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने अभी तक नोटबंदी के नफे नुकसान को लेकर जिस तरह की चुप्पी साध रखी है, उससे रहस्य और गहरा गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनावों को देखते हुए आरबीआई को ये कहा गया है कि वो चुप रहें, कोई बयान न दें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता हर मोर्चे पर नोटबंदी को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और इस पर शाबाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन आरबीआई जिसके तहत ये सारे फैसले आते हैं वो बिल्कुल खामोश है। यहाँ तक कि क्या नफा नुकसान हुआ ये भी अभी तक नहीं बताया गया है और नहीं ये बताया गया कि कितना पैसा अभी तक आया है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से उम्मीद थी कि वाइब्रेंट गुजरात के तहत ग्लोबल समिट में वो नोटबंदी से हुए नफे नुकसान का कुछ हिसाब किताब सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पते की बात उन्होंने जरूर कही। पटेल ने कहा कि केंद्रीय बैंक चाहता है कि सरकार बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त पूंजी डाले। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मध्यम अवधि में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नोटबंदी से हुआ क्या? इसका जवाब अगर सैकड़ों निवेशकों के बीच उर्जित पटेल देते तो शायद सरकार को ज्यादा फायदा होता। सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि क्या बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त पूंजी डालने के लिए आम आदमी के पैसे को बंधक बना कर रखा गया है, जो तमाम जिंदगी कर्ज लेने की शर्तों को पूरा करने की हालत में नहीं होते। नोटबंदी का असली मकसद क्या था और उससे क्या फायदा मिला है? इस पर सरकार और रिजर्व बैंक दोनों मुंह सिलकर बैठे हैं। 20 तारीख को इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एक संसदीय समिति ने उर्जित पटेल को तलब किया है। तय बात है कि समिति के असंतुष्ट रहने पर विपक्ष और सरकार के बीच नए सिरे से सियासी घमासान छिड़ सकता है। बहरहाल, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने संसदीय समिति के 10 सवालों के जवाब तैयार कर लिए हैं। उर्जित पटेल नोटबंदी को सरकार और रिजर्व बैंक का फैसला बताकर किसका फैसला और किसकी सिफारिश के सवाल को ही उड़ा देना चाहते हैं। वहीं नकली करेंसी, महंगाई पर रोक लगाना नोटबंदी का मकसद था। रिजर्व बैंक ने इसलिए अक्टूबर 2014 को सरकार को 500 और 1000 रुपए की करेंसी की जगह 5000 और 10,000 रुपए की नई करेंसी लाने की सलाह दी थी। 2000 रुपए की नई करेंसी शुरू करने का फैसला देश में महंगाई देखते हुए चुना गया। रिजर्व बैंक ने सफाई दी है कि 2000 रुपए की नई करेंसी जारी करने से लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता था। लिहाजा नोटबंदी के साथ साथ इस नई करेंसी के जारी करने का फैसला लिया गया। बैंक ने यह भी बताया कि 2000 रुपए की नई करेंसी की सीरीज छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को जून 2016 में निर्देश दे दिया गया था। बैंक का दावा है कि जून 2016 से नई करेंसी की प्रिंटिंग शुरू होने के बाद पर्याप्त मात्रा में स्टॉक तैयार हो चुका था। लिहाजा 7 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद 8 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने बैठक की और उसी दिन नोटबंदी के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बैंक का कहना है कि नोटबंदी के ऐलान से पहले इस बात का अंदाजा था कि पुरानी करेंसी को पूरी तरह से बदलना संभव नहीं है। साथ ही ये भी अनुमान था कि दिए गए वक्त में नई करेंसी की वैल्यू और वॉल्यूम को पुरानी करेंसी के बराबर करने के काम को नहीं किया जा सकता। लेकिन रिजर्व बैंक को भरोसा था कि डिजिटल पेमेंट का विकल्प करेंसी बदलने की प्रक्रिया में काफी सहायक होगा। इससे अर्थव्यवस्था में नई करेंसी की मांग का दबाव कम रहेगा। रिजर्व बैंक ने यह भी भरोसा दिलाया है कि नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया का रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल, सरकार की ये सफाई संसदीय समिति और विपक्ष को कहां तक संतुष्ट कर पाती है, इसको देखना होगा। लेकिन ये तय है कि नोटबंदी का बुरा असर आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, जिनका काला धन और आतंकवादी गतिविधियों और नकली मुद्रा से
कोई लेना देना नहीं था। सचिन शर्मा, एपीएन। असर अब भी बाकी है। कई शहरों और दूर दराज के इलाकों में एटीएम से पैसे मिलने में अब भी लोगों को तमाम दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। कई एटीएम से पैसा नहीं निकलने से लोगों को मायूस होकर वापस तक लौटना पड़ रहा है। कुछ एटीएम खराब पड़े हुए हैं तो कुछ में पैसे नहीं हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बैंक से कह रहे हैं कि उनके पास उपभोक्ताओं को अभी भी अधिकतम सीमा 24,000 तक की धनराशि देने के लिए पैसे नहीं हैं। सूत्रों की माने तो अगले महीने फरवरी में भी हालात सामान्य हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। तो बात जब नोट की चल रही हो और नोटबंदी की चल रही हो तो गांधी जी का याद आना लाजमी है। अभी नोटबंदी के मामले में केंद्र को वैसे तो कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। इसी बीच KVIC यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 2017 के कैलेंडर में इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगने से सियासत फिर गर्मा गई थी। एपीएन ने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी। इस कैलेंडर को लेकर कई राजनीतिक दलों के साथ सोशल मीडिया पर भी जमकर अब आलोचना हो रही है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी का प्रिय भजन याद आता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। KVIC को भी सम्मति की जरूरत है। सेल्फी के जमाने में इस तरह की फोटो आना कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की फोटो कैलेंडर में छापकर KVIC ने सोचा कि प्रधानमंत्री बहुत खुश होंगे और शाबाशी देंगे, लेकिन कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने इस बचकाने पर खुलकर ऐतराज जताया। वहीं KVIC ने दलील दी है कि खादी कमीशन की डायरी और कैलेंडर पहले भी गांधी जी की तस्वीर के बिना छपते रहे हैं और सिर्फ गांधी जी की तस्वीर छापने का कोई नियम नहीं है। KVIC ने सफाई पेश की है कि मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल खादी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। KVIC ने मोदी को युवाओं का आदर्श बताया और दावा किया कि उनकी बदौलत पिछले 2 सालों में खादी का इस्तेमाल 34% तक बढ़ा है। लेकिन मध्यम और लघु उद्योगों के मंत्री और यूपी बीजेपी के नेता कलराज मिश्र को इस मामले में कोई दलील सुनना मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे पूज्य हैं और उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ये बात खबरों के माध्यम से आई है। मामला सिर्फ मोदी का फोटो छापने का नहीं है। दरअसल देश के महान मूल्यों, आदर्शों और महापुरुषों को आज के दौर में याद रखने का है। अगर कोई महात्मा गांधी बन जाए तो उसे अपने फोटो छपवाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दरअसल सर्वधर्म सद्भाव, सत्याग्रह और अहिंसा के मूल्यों के प्रतीक है महात्मा गांधी। इसलिए आज के दौर में महात्मा बनने के लिए सिर्फ रघुपति राघव राजा राम गाने भर से काम नहीं चलेगा। ईश्वर और अल्लाह को एक समझने की सम्मति भी जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रजत मिश्रा, APN। यूं गांधी को शायद ही अब किसी कैलेंडर या फिर किसी भी मूर्ति की ज़रूरत है। गांधी दिलों में बसते हैं। गांधी एक सोच का नाम है, शायद उसे मिटाना भी नामुमकिन है। उधर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के 2017 के वॉल कैलेंडर और टेबल डायरी से महात्मा गांधी की फोटो हटाने पर बापू के पड़पोते तुषार गांधी खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी इमेज बनाने के लिए बापू के नाम का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी उन्हें खुश करने के लिए चमचागिरी में व्यस्त हैं। उन्होंने आशंका ये भी जताई कि अब कहीं बापू को नोटों से भी गायब न कर दिया जाए। दूसरी ओर बीजेपी और KVIC ने मोदी को खादी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताया है। वहीं पीएमओ ने भी इस विवाद को गैर जरूरी बताया और कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और किसी भी हाल में ये कैलेंडर वापस नहीं लिया जाएगा और ये सबसे उचित है। अब इसको किस तरह से लिया जाए ये अपने आप में एक सवाल है और ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जवानों की,
जिसके बारे में सोचना शायद प्रधानमंत्री के लिए भी अब जरूरी हो गया है। नोटबंदी पर सरकार और आरबीआई भले ही गोलमोल जवाब दे रहे हो, लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी बात सीधे तौर पर रखने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों ने अपने अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन जवानों का कहना है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में उनके साथ अन्याय हो रहा है। कुछ बड़े अधिकारी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन शिकायती वीडियो के बाद सेना प्रमुख को बयान तक देना पड़ा। जनरल बिपिन रावत ने अब कहा है कि सेना में किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी जवान को कोई शिकायत है और वो किसी से कहने में डर रहा है तो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। फौज और पैरामिलिट्री में एक एक कर उत्पीड़न की उठती आवाजों को सेना प्रमुख ने गंभीरता से लिया है। फौजियों से अफसरों की सेवादारी कराने, खाने की शिकायतों जैसे मुद्दे सामने आने के बाद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपनी बात रखी है। सेना प्रमुख ने कहा कि किसी भी जवान को किसी भी तरह की शिकायत हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। अगर जवान कार्रवाई से खुश नहीं रहता तो उसे दूसरे रास्ते अख्तियार करने का हक है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि 12 लाख से ज्यादा की फौज में कई बार शिकायतें होती हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता की पहचान उजागर ना की जाए। और अब बडी सिस्टम इसलिए कहते हैं कि कई बार आपकी कई चीज ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो आप किसी को बता नहीं सकते हो। और जहां ये बडी सिस्टम अगर फेल हो रहा है वहां ये ऐसी घटनाएं होने को आएंगी। तो इसमें जो मैं कहना चाहता हूं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे मैंने बताया कि मेरी प्रायोरिटी यही है कि हमारी आर्मी का मोटिवेशन और मोराल एकदम अव्वल दर्जे का होना चाहिए। साथ ही सेना प्रमुख ने हिदायत दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने की बजाय जवानों को अपने वरिष्ठ अफसरों के पास जाना चाहिए। सेना मुख्यालय और दूसरे कमांड ऑफिस में सुझाव और शिकायत दर्ज करने के लिए सुझाव पेटिका मौजूद है। जवान चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकायतें दूर करने के लिए कार्रवाई होगी। उसके जो इमीडिएट जो ओहदेदार हैं, उसके ऊपर वाले ओहदेदार हैं, अगर वो उसको सहमत नहीं करा सकते तो अगला चैनल होता है जो उसे सहमत करा सकता है। और जब तक वो सहमत नहीं होता उसके पास जरिया है ऊपर आने का, और कि भाई मेरे को ये तकलीफ है और मुझे जो जवाब मिल रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कम्युनिकेशन खुला रहेगा तब तक ये कार्रवाई चलते रहेगी। सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब देहरादून स्थित 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह सेना ने वीडियो जारी कर अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जवान यज्ञ प्रताप सिंह का आरोप है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी उसके जैसे जवानों से जूते पॉलिश कराते हैं और प्रताड़ित करते हैं। उन्हें अफसरों की पत्नियों की जी हुजूरी करनी पड़ती है। उन्हें कुत्तों को घुमाने के लिए भेजा जाता है। वीडियो के जरिए लांस नायक ने बताया कि उसने सेना के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। वीडियो में जवान ने कहा कि शिकायत के बाद पीएमओ की तरफ से जांच करवाने का आदेश आया, लेकिन उसे डर है कि उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया, जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो कि भारतीय सेना के बरखिलाफ हो। एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेमसावे, कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। कल आज सुबह मुझे 10 बजे चार्जशीट या कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया है। हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। सेना में लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह से पहले बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने भी इसी तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और एपीएन जवानों के दर्द के साथ हमेशा खड़ा रहता है और आपको हम सुनाते हैं उन जवानों का दर्द जिनके कंधे पर देश की सरहदों की निगरानी करने का जिम्मा है, जो अपना घर बार छोड़कर दुर्गम से दुर्गम इलाकों में तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं। आपको सुनाते हैं बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव, सीआरपीएफ जवान जीत सिंह और सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह का साझा दर्द। क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में।
ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया, जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो कि भारतीय सेना के बरखिलाफ हो। एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है, अब उनके मेम साहब कुत्ते चालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। चार्जशीट या कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया है, हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। यह किसान कमकर की भूमि है, पावन बलिदानों की भूमि है, भव के अरमानों की भूमि है। मानव इतिहास को संवारती 15 अगस्त 1947 को ही मशहूर कवि शमशेर बहादुर ने यह कविता लिखी थी और इसमें कोई शक नहीं कि विश्व जिस भारत को बड़ी आस से देखता है, जिस सेना पर हमें बेहद नाज है, उस भारत को बनाने में हमारे जवानों और हमारे किसानों की बड़ी भूमिका है। और वाकई हम अपने इतिहास और भविष्य को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनके दुखों को समझना और उस दुखों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और ये पहली जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें समझना ही होगा और जितना जल्दी हम इसको समझ लें ये हमारे लिए सही होगा। और इसमें तमाम हमारे जो नेताओं की भूमिका है वो भी अहम हो जाती है, हमारे सैनिकों की और हमारे सेना के अधिकारियों की भूमिका भी जाहिर सी बात है कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। केवल सेना की ही नहीं बल्कि 750 किलोमीटर लंबी सरहद की हिफाजत के लिए 13 लाख जवान मुस्तैद हैं, तो 9 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान सरहद से लेकर देश के भीतर हर संवेदनशील जगह पर तैनात हैं। ये जवान जोखिम भरे हालात में घंटों घंटों काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन जवानों को वेतन भत्ता और दूसरी जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कई बार तो अपना आत्मसम्मान भी बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के नाम पर इनकी तकलीफों को हवा में उड़ा दिया जाता है या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये कहकर टाल दिया जाता है कि सेना एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड संगठन है जहां पर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है और वहां प्रजातंत्र के नाम पर कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। जवानों के जोश और देश के लिए त्याग का सभी सम्मान करते हैं। उनके समर्पण और बलिदान को राजनीतिक दल भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और सेना के जवानों की जिंदगी बड़ी बीहड़ होती है। मुश्किलें इतनी आती हैं कि उन्हें अनुशासित जवान बना देती हैं। इस दौरान वो हर कठिनाई में धीरज का इम्तिहान देते हैं। इस दौरान घर परिवार भूलकर मोर्चे पर तैनात रहते हैं। ड्यूटी के लंबे लंबे घंटों के बाद इन्हें महीनों तक छुट्टियों के लिए इंतजार करना पड़ता है।
गांव घर के मोर्चे पर हारे हुए ये जवान कई बार अपने परिवारों की सलामती और परेशानी की फिक्र से जूझ रहे होते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। ये दुश्मन की गोलियों से नहीं डरते, जान देने से नहीं हिचकते, लेकिन आत्मसम्मान के लिए मरते हैं। चाहे सेना हो या अर्धसैनिक बल के जवान हो या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, आरपीएफ और एसपीजी के जवान, हर किसी का यही दर्द है। अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का दर्द यह है कि अर्धसैनिक बलों में 2004 के बाद भर्ती युवाओं के लिए पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का प्रमुख आईपीएस अधिकारी होता है। वो अपना वक्त काट कर वापस जाने का इंतजार करता है। वो सैनिकों का दर्द कितना समझ सकता है, कहना मुश्किल है। वहीं जवानों को 15 से 18 घंटे तक लगातार कई दिनों तक ड्यूटी करनी होती है। कई तैनाती में तो एक पल भी बैठने की इजाजत नहीं होती। तनख्वाह और भत्ते सेना के मुकाबले बेहद कम, लेकिन जिम्मेदारी और चुनौती सेना के बराबर। सरकार, राजनीतिक दल, मानवाधिकार संगठन दोष निकालने को तैयार खड़े हैं। एक गलती पर मुकदमा चलने का खतरा अलग, परिवार से महीनों दूर रहने की मजबूरी अलग। परिवार को साथ रखने का इंतजाम नहीं, अगर है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव इनकी नियति बन चुकी है। अलगाववाद, माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनाती का वक्त पूरा होने पर मनचाही जगह पोस्टिंग की सुविधा अब जाकर उपलब्ध कराई गई है। इन क्षेत्रों में तैनाती के लिए अतिरिक्त भत्ता भी अब जाकर देना तय हुआ है, वो भी जरूरत से बेहद कम। 2001 से 2011 के बीच जल थल और नभ सेना के 1330 जवानों ने जिंदगी के मोर्चे पर हारने की वजह से जान दे दी। यही हाल अर्धसैनिक बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का है। देश में यही वजह है कि माओवादियों की गोली से साल भर में 368 जवान शहीद होते हैं तो 371 खुदकुशी कर जान दे देते हैं। आत्महत्या की ये दर बता रही है कि सेना में सब कुछ उतना जोशीला नहीं जैसा नेता लोग जोशीले भाषणों में बयां करते हैं। जवानों के लिए आंसू बहा देना काफी नहीं है। इंसान खुदकुशी से पहले जीने का रास्ता तलाशता है। इसी रास्ते की तलाश में 2014 में लगभग 5000 से अधिक जवानों ने नौकरी छोड़ी, जबकि 2013 में यह संख्या 4186 थी। इसी साल सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में 175 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें महिलाओं की संख्या 73 है। शहीद होने और खुदकुशी होने में इनको बहुत फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि शहादत पर शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। मौत पर मुआवजे के लिए बेवा और बच्चों को दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर जीते जी रिटायर होने पर वो अपने घर गांव लौटता है तो वहां अपमान, दमन, शोषण, अत्याचार, लूट फरेब का माहौल देखता है तो हौसला टूट जाता है। देश में करीब 25 लाख पूर्व सैनिक हैं। इनकी पेंशन और रैंक का मुद्दा सियासतदानों ने बरसों तक रोके रखा, लेकिन सियासत भरपूर की। अब भी 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत सी मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं, लेकिन इसे खूब बुनाया जा रहा है। जवानों के मुल्क पर जान देने पर कहा जाता है कि उनको वेतन इसी बात का तो मिलता है। एक माँ अपने बेटे की लाश के घर लौटने पर जहां जार जार रोती है, वही नेता सीना फुलाकर 56 इंच का कर लेते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। एक परिवार जो संदेशों के भरोसे इनके इंतजार में बरसों गुजार देता है, वो एक दिन खुद आखिरी संदेशा बनकर अपने साथियों के कंधों पर चढ़कर विजेता भाव से लौटते हैं। अंशुमान त्रिपाठी के साथ योगेश, एपीएन। और जवानों की कर्तव्य निष्ठा देखकर जाहिर सी बात है कि हम सबका सर गर्व से उठ जाता है, लेकिन इन जवानों का दर्द देख और सुनकर हम उम्मीद करते हैं कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी जवानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की बात सामने रखेंगे और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन
चाहे कोई नेता सुने न सुने, सरकार सुने न सुने, सेना के किसी भी जवान या सेना से जुड़े किसी व्यक्ति को यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। APN हमेशा आपके साथ हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8377009636 पर और 7042743131 पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका कोई दर्द है, यदि कोई सैनिक है उसका कोई दर्द है तो वो हमें ईमेल के जरिए लिख भी सकता है contact@apnnews.in पर, और आप हमें मेल करके अपने दर्द को हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप हमें अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम आपको इस बात का भरोसा देते हैं कि आपके हर दुख दर्द को सबके सामने रखकर और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश में हम लगे रहेंगे और लगातार इसका दबाव बनाते रहेंगे सरकार पर कि सेना की जो समस्याएं हैं उसको ज़रूर देखें और उसका हल ढूंढें। केवल आपकी समस्याओं को दिखाना भर हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका हल निकालना भी हमारी जिम्मेदारी है। उधर भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है, लेकिन वेतनमान और सुविधाओं में काफी पीछे है, और ये सच्चाई अब हमें स्वीकारनी होगी। हम अगर कैप्टन के वेतन की बात करें तो भारत में 24,469 $2,469 में ये दिया जाता है। उधर फ्रांस में $32,495 इस पोस्ट के लिए है। अमेरिका में $38,652 और ब्रिटेन में $57,820 वेतन प्राप्त करता है कैप्टन। वहीं मेजर के वेतन की बात हम करें, यदि तुलना उसकी देखें तो भारत में ये $2,983 है। उधर अमेरिका में 41,968 है, फ्रांस में 43,067 और ब्रिटेन में $75,836 का वेतन दिया जाता है। वहीं कर्नल की अगर बात करें तो भारत में $3,883 है। उधर अमेरिका में $61,128 एक कर्नल पाता है। उधर 91,282 ब्रिटेन में और $1,15,434 वेतन वहां दिया जाता है। दुनिया में सबसे बेहतर सैलरी कनाडा में दी जाती है अपने सैनिकों को। उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी और जापान, रूस और इटली का नंबर है। इस लिहाज से भारत बेहद पीछे है। ये कुछ आपने कुछ तुलना देखी कि कैसे अन्य देशों में इन विभिन्न पदों पर पहुंचने के बाद जो वेतन दिया जाता है वो भारत में कितना कम है, और ये वो पद हैं जिस पर एक जो सैनिक है उसे पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है, और बेहद स्किल्ड ये पद हैं जहां पर काम करते हैं, और काफ़ी दुर्गम एक जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद इन पदों को हमारे जवान पाते हैं, और यहाँ पर भी उनकी वेतन कितनी होती है आपने देखा। और ये स्थिति सेना की है। यदि हम अन्य अर्धसैनिक बलों की बात करें तो वहां पर स्थिति और भी गंभीर है, बुरी है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारी सेना के जवान सीमा पर मुस्तैद रहते हैं और उसके बाद भी उन्हें मिलता क्या है। लेकिन सीमा पार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये हमारे जवान ही है कि चाहे कोई भी स्थिति हो फिर भी वो सेना जो है वो देश के प्रति इतना प्यार रखती है कि तमाम दुश्मनों को कड़े से कड़ा जवाब देती रहती है। खुद के देश में खाने के लाले पड़े हैं। उधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी वहां अभाव है, लेकिन सपना भारत को तबाह और बर्बाद कर देने का है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है और पाकिस्तानी सेना इसमें उनकी मदद कर रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि हमें अपने घर में दुख और दर्द कितना भी झेलना पड़े, लेकिन दुश्मनों को जवाब देना हमारी सेना बेहद अच्छी तरह से जानती है। भारत में आतंकी घुसपैठ की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के 12 लॉन्चिंग पैड्स की पहचान की है, जहां से करीब 300 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सर्विलांस पर आधारित खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उन जगहों की भी पहचान की है जहां से इन आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए जिन 12 लॉन्चिंग पैड को तैयार किया है उनमें बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, बतरसी, दलाई, छेला, बंदी, कोटली, दुंगी, गुलपर, बराली और मंदाकुली शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी भारतीय इलाके में लोजाब घाटी, राजवर फॉरेस्ट, बांदीपुरा, कांची कुंड, रफियाबाद और नौगाम इलाकों से अंदर आ सकते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक 28 से 29 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में इजाफा हुआ है। उरी में सेना के कैंप पर हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके में 7 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया था। 40 के करीब पाकिस्तानी आतंकी और उन्हें कवर दे रहे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आमतौर पर ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी के चलते घुसपैठ कम हो जाती है, लेकिन मौजूदा हालात में इसके बढ़ने से सुरक्षा बलों के लिए ये एक मुश्किल वक्त है। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने आतंकियों से हालात का फायदा उठाने और भारतीय सुरक्षा बलों पर ज्यादा हमले करने का आदेश दिया है। सेना के ठिकानों पर हुए हमलों को आतंकी संगठनों ने सर्जिकल स्ट्राइक का बदला बताया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सर्विलांस की रिपोर्ट में घुसपैठ की घटनाओं में बढ़ोतरी का आकलन ग्राउंड इंटेलिजेंस, इंटरसेप्ट्स और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ काटे जाने के सबूतों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के हालात की समीक्षा की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2 दिसंबर तक 60 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई है, जबकि 2015 में ये आंकड़ा 39 और 2014 में 26 का था। 2016 में 146 आतंकी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए, जबकि 2015 में 102 और 2014 में 107 आतंकी ढेर किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आतंकियों की इस नापाक हरकत को समझते हुए आज पाकिस्तान भारत पर जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है, तो वहीं सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने यह स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई दोबारा भी की जा सकती है, ताकि दुश्मन देश को भारत की ताकत का अंदाजा हो सके। एक बयान में सेना प्रमुख ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और इस तरह की कार्रवाई एक बार हमने दर्शा दी है। और अगर वहां से हमारे को सही मैसेज और सही संदेश नहीं आते हैं, सही संदेश मीन्स ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं कि उधर से बढ़ावा मिल रहा है आतंकवाद को और उधर से लगातार सीज फायर पे उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे दोबारा। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना हर तरह की लड़ाई के लिए सक्षम है और अपने दमखम से तमाम अपने विरोधियों को परास्त करने में भी सक्षम है। लेकिन सियासी लड़ाई के मायने कुछ और होते हैं, इसका असर कुछ और होता है, और इसमें कौन सा दल कितना भारी है और इसमें भी कौन सा नेता कितना सक्षम है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सेना के जवानों और सीमा पार से तनाव के बाद हम बात सियासी जंग की और सियासी तनाव की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच ही चुकी है। इस विवाद की सुनवाई आज दोपहर 12 बजे शुरू हुई और लगभग 4 घंटे तक चलती रही। एक बार ब्रेक भी लिया गया इस पूरी सुनवाई के दौरान। पहले अखिलेश यादव के खेमे ने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पास 2/3 बहुमत है, लिहाजा साइकिल उन्हीं को मिलनी चाहिए। इसके बाद मुलायम सिंह ने अपना पक्ष रखा। उनका तर्क रहा कि चिन्ह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार होता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। अखिलेश यादव गुट का पक्ष के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ये कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होता है वो उसे मंजूर कर लेंगे। शुक्रवार सुबह से ही मुलायम के दिल्ली निवास पर उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच सपा के संस्थापक मुलायम सिंह अपने भाई शिवपाल यादव के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। दूसरी ओर लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक नजर आए। दरअसल दोनों गुटों की नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है, जिसके समक्ष मुलायम सिंह और शिवपाल ने आज अपनी बात रखी। जबकि अखिलेश गुट की ओर से रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल और किरणमयी नंदा आयोग के सामने प्रस्तुत हुए। सपा की चुनाव चिन्ह साइकिल पर कोई भी गुट अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों गुटों के दावों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखा और कहा कि जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। देखा जाए तो चुनाव आयोग के पास सीमित विकल्प हैं। अगर चुनाव आयोग तत्काल फैसला नहीं लेता है तो दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के सामने एक और विकल्प तब होगा जब कोई गुट अपना दावा वापस ले लेता है। इस स्थिति में विवाद खत्म हो जाएगा और आयोग कुछ नहीं करेगा।
इसके अलावा अगर साइकिल सिंबल पर दावा छोड़कर मुलायम या अखिलेश गुट में कोई अलग पार्टी बनाता है तब भी आयोग के लिए फैसला करना आसान होगा। मुलायम और अखिलेश दोनों के ही पास काफी कम समय बचा है। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 17 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर चुनाव आयोग सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल किसी भी गुट को नहीं देता है तो मुलायम और अखिलेश गुट को प्लान बी की तैयारी करनी होगी। माना जा रहा है कि इन सियासी परिस्थितियों में मुलायम सिंह यादव नए चुनाव चिन्ह के रूप में हल जोतने के साथ सिंबल की मांग आयोग से कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। दरअसल इस सिंबल से मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता भी है। 1980 के दशक में वो लोकदल से जुड़े थे, तब वो इसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे। सूत्रों की माने तो मुलायम गुट इस सिलसिले में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह से बात कर चुका है। दूसरी ओर अखिलेश खेमे ने भी प्लान बी की तैयारी कर रखी है। यदि उनको साइकिल सिंबल नहीं मिलता है तो अखिलेश यादव आयोग से मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह निशान देने की गुजारिश कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मौजूद हुआ तो माना जा रहा है कि अखिलेश लोगों से बरगद चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल बरगद समाजवादी जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसका गठन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था। उनके निधन के बाद अब कमल मुरारका इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सूत्र के मुताबिक कमल मुरारका ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह देने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल चुनाव आयोग का अंतिम फैसला जो भी हो, इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी की साख को यूपी में बड़ा धक्का लगा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अंबुज पांडे, APN, दिल्ली। तो चुनाव आयोग का फैसला चाहे जिसके भी हक में आए, लेकिन अब तक की लड़ाई में अखिलेश गुट मुलायम गुट पर पूरी तरह से भारी नजर आया है। पिता के हर दांव के बेटे को अखिलेश ने बखूबी काटा है। अब मुलायम का आखिरी दांव पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर है। क्या इस दांव की काट अखिलेश के पास है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस समाजवादी दंगल में नुकसान सिर्फ समाजवादी पार्टी का हुआ है। और हालांकि मुलायम सिंह यादव के कद और प्रभाव में शायद ही किसी को शक हो, और ऐसे में मुलायम सिंह यादव जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, क्या उससे उनका भी भला होगा, ये भी संशय में है। उधर अखिलेश यादव की हम यदि बात करें तो सत्ता में रहते हुए सबको अपने पास रखना बेहद आसान होता है, लेकिन चुनावी समर में जाकर अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर अपना हक बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। और यदि चुनावी समर हार जाए उसके बाद पार्टी को एकजुट रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए, चुनौती होती है, जिसे शायद अभी अखिलेश यादव समझ नहीं पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर नफा हो या नुकसान हो, मुलायम सिंह यादव की स्थिति बेहद शोचनीय है, क्योंकि उनके दोनों हाथ जैसे खाली ही रहने वाले हैं। एक तरफ बेटे की बगावत, दूसरी तरफ अपने ही समय में 25 साल जबकि रजत जयंती समारोह अभी हाल में मनाई समाजवादी पार्टी ने, उसको टूटते देखना मुलायम को शायद ही अच्छा लगता हो। पिता मुलायम और पुत्र अखिलेश की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का सब कुछ दांव पर लग गया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लोगों के जहन में बार बार आता रहा कि आखिर कैसे सियासत के अखाड़े में पहलवान मुलायम नौसिखिए समझे जाने वाले अखिलेश यादव के दांव पर चित हो गए। अखिलेश यादव का बढ़ता कद, समाजवादी दंगल के पहले दिन से लगातार अखिलेश यादव का खेमा मजबूत होता गया। जीरो से शुरुआत करने वाले अखिलेश लगातार अंक बटोरते गए और आज वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। आलम यह है कि उनके पास करीब 224 विधायक और 50 से अधिक MLC हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर सांसद भी उन्हीं के साथ हैं। मुलायम के वफादारों ने छोड़ा साथ। मुलायम को दूसरा बड़ा झटका उन लोगों से लगा जो कभी उनके विश्वास पात्र समझे जाते थे, जिनकी सियासत को मुलायम ने कभी चमकाया था। किरणमय नंदा, रेवती रमण सिंह और राजेंद्र चौधरी जैसे वरिष्ठ समाजवादी नेता जो मुलायम सिंह के साथ शुरुआती दौर से थे, अब अखिलेश के खेमे में हैं। इन सभी ने 1 जनवरी को रामगोपाल के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया था। मुलायम पर पारिवारिक दबाव, पार्टी ही नहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर परिवार का दबाव भी रहा कि वो बेटे अखिलेश की बात मान ले और पार्टी में संरक्षक की भूमिका में काम करें। सैफई से परिवार के कई बुजुर्ग मुलायम और अखिलेश से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से बात कर चुके हैं। पार्टी में ही नहीं, अखिलेश ने परिवार में भी पिता मुलायम को मात दी। पार्टी नहीं टूटने देना चाहते मुलायम। पिछले दिनों गठबंधन और टिकट बंटवारे पर अखिलेश के रुख से साफ हो चुका है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लिहाजा अपनी स्थिति को भांपते हुए मुलायम पीछे हटे। उन्होंने बयान दिया कि जिस पार्टी को उन्होंने अपनी मेहनत के पसीने से सींचा है, वो उसे टूटने नहीं देंगे। अखिलेश ही सपा का सबसे बड़ा चेहरा। मुलायम सिंह इस बात को समझ गए हैं कि अखिलेश यादव ही वो चेहरा है जो आगामी विधानसभा चुनावों में सपा को सत्ता वापस दिला सकता है। मुलायम अखिलेश को सीएम पद का चेहरा बता चुके हैं। तमाम सर्वे में भी अखिलेश यादव औरों के मुकाबले काफी आगे चल रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN। राज शमशेर बहादुर का जन्मदिन भी है, तो रह के इन सियासी हालात पर उस महान कवि की कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां याद आती रही हैं। अपने दिल का हाल यारो हम किससे क्या कहें, कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना कहें। जी हाँ, शमशेर बहादुर की ये पंक्तियां मुलायम सिंह यादव पर इस वक्त बेहद मौजूद हैं। शायद ही कोई अब उनके पास है जिससे वो खुलकर अपने दिल का हाल बता पा रहे हों। बेटे की बेवफाई और ये अकेलापन, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त मुलायम सिंह यादव ही होंगे। लेकिन सपा में भले ही आपसे जंग जारी हो, लेकिन यूपी चुनाव के लिए दूसरी पार्टियों ने तो कमर कस ली है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सोशल मीडिया से कुछ दूरी बनाकर रखा करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी बहुजन समाज पार्टी का मुख्य वोटर तबका ऑनलाइन रहने वाले लोगों का नहीं है। लेकिन अब विधानसभा चुनावों से पहले वह डिजिटल जगत का जमकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि बसपा ने अपना जो चुनावी प्रचार है वो उसका तरीका भी बदल दिया है और अलग तरह के पोस्टर्स जारी किए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल किया जा रहा है। आमतौर पर मायावती से जुड़ा हुआ इस तरह का प्रचार नहीं दिखा था, तो 2017 का ये चुनाव मायावती और बसपा के लिए नया साबित होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव सही मायनों में भारतीय राजनीति के लिए सोशल मीडिया के सटीक इस्तेमाल का साल रहा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया के जरिए देश के अनछुए हिस्सों और लोगों तक पहुंच बनाई। 3D रैली के जरिए एक साथ कई जगहों पर जनता से रूबरू होना रहा हो या फिर चुनाव प्रचार में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स का इस्तेमाल, नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया क्रांति के जरिए भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। अब तक परंपरागत राजनीति पर चलने वाला देश अब हाईटेक हो गया है और यही कारण है कि सपा और बीएसपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी इसके महत्व को समझने लगी हैं। 15 जनवरी को बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन के मौके को पार्टी खास बनाना चाहती है। खबरों के मुताबिक इस मौके पर वो यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया के जोरदार इस्तेमाल का खाका तैयार कर सकती है। बीएसपी अगले कुछ दिनों में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के अलावा दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बहुत से वीडियो और पोस्टर जारी करने जा रही है, जिनका स्लोगन होगा बहन जी को आने दो। इसके अलावा आने वाले कुछ हफ्तों में मायावती की योजना 50 से भी ज्यादा रैलियों को संबोधित करने की है, लेकिन इसमें भी पार्टी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करेगी। आमतौर पर परंपरागत तरीकों से अपने समर्थकों तक पहुंच बनाने की पक्षधर रही बीएसपी अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की रणनीति तैयार कर रही है। मौजूदा वक्त में बीएसपी के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लगभग 10,000 फॉलोवर हैं, जबकि उनके मुकाबले यूपी के सीएम अखिलेश यादव के ट्विटर अकाउंट पर 31 लाख फॉलोवर हैं। इस अंतर को पाटने में मायावती को कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी बीएसपी की तुलना में काफी आगे है। बीएसपी ने भी अब सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पिछले साल दिसंबर में हुई एक पार्टी बैठक के दौरान मायावती ने राज्य भर में बांटने के लिए बुकलेट और सीडी सभी कार्यकर्ताओं को दी थी, जो पहले कभी उनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं रहा था। मायावती सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पहले कई बार सवाल खड़े कर चुकी थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनके समर्थक इस किस्म के नहीं हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रचार के अभियानों से प्रभावित किया जा सके। लेकिन अब इस चुनाव में सोच बदलती दिखाई दे रही है, खासकर जिस तरह का प्रचार सामग्री दी गई है कार्यकर्ताओं को और जिस तरह की बातें, जिस तरह का नारा, स्लोगन दिया गया है, वो सब कुछ इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा सके। उधर बीजेपी ने भी यूपी में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी की चुनावी टीम ने प्रचार के हर संभव माध्यम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी प्रचार का महत्व समझती है। दिल्ली और लखनऊ में बीजेपी के चुनावी मुख्यालयों पर प्रचार सामग्री को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। बीजेपी के चुनावी अभियान का पूरा जोर परिवर्तन पर है। साथ ही बीजेपी यूपी के मतदाताओं को यह भी बता रही है कि उन्हें इस बार सपा या बसपा सरकार के बजाय भाजपा सरकार क्यों बनानी चाहिए। सपा परिवार में मचे घमासान को भी बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 17 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में
सत्ता पाने के लिए पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में इसके पास कोई चेहरा नहीं। पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव अब की बार मोदी सरकार के नारे पर लड़ा था और इस नारे की लोकप्रियता से गदगद बीजेपी यूपी में अब की बार भाजपा सरकार का नारा दे रही है। क्योंकि पार्टी के पास कोई सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं है, लिहाजा पार्टी का नाम जोड़ा गया है। साथ ही अगर पार्टी यूपी में बहुत अच्छा नहीं कर पाती तो सीधे तौर पर पीएम मोदी को उससे जोड़कर ना देखा जाए। बीजेपी के चुनाव अभियान का एक हिस्सा सपा और बसपा की खामियां गिनाने पर आधारित रहेगा। पार्टी के रणनीतिकारों के मुताबिक पहले मतदाताओं को ये बताना जरूरी है कि पिछले 14 साल में सपा या बसपा सरकार के रहते राज्य को किस हद तक नुकसान हुआ है। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को कई चरण में बांटा है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में बीजेपी धीरे धीरे सकारात्मक अभियान शुरू करेगी। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि पिछले 2.5 साल में मोदी सरकार ने आम लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और जब राज्य में कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार थी तब उसकी क्या कामयाबियां थी। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए परिवर्तन की थीम को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे का नारा देने का फैसला किया है। उधर बीजेपी ने अपने लखनऊ कार्यालय में पूरा वॉर रूम बना रखा है, जिसमें कॉल सेंटर, सोशल मीडिया रूम और सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। ये तैयारी कुछ उसी अंदाज की है जिस अंदाज में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जीतने का मतलब बीजेपी समझ रही है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, सब पर बीजेपी अपनी जीत की मुहर लगाना चाहती है। अब ये अलग बात है कि ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अब बात करते हैं अदालती खबरों की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील की है। केंद्र की मांग है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू हो। केंद्र सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एनजीटी ने साल 2016 में दिल्ली एनसीआर में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल ने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी तक की डीजल गाड़ियों पर बैन हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ऐसी गाड़ियों पर 1% ग्रीन सेस लगाने का आदेश दिया है। ऑटोमोबाइल कंपनियां ये सेस कस्टमर से ही वसूलेंगी। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 2.8 लाख डीजल वाहन ऐसे हैं जो 10 साल से पुराने हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और कल पोंगल है और साथ ही मकर संक्रांति भी, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार कल धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर बैन खत्म करने को लेकर दायर याचिका खारिज किए जाने के बाद तमिलनाडु की सियासत अब गरमाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच एक पहलू ये भी है कि कई बार ऐसे खेल जानलेवा साबित होते हैं। अक्सर भीड़ को देखकर बेकाबू जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और इस भगदड़ में कई मौतें भी हो जाती हैं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर कोई और नया फैसला देने से इनकार कर दिया था और पुराने फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत में पोंगल के अवसर पर सांडों के दौड़ से जुड़े खेल जल्लीकट्टू मामले पर जल्दी नया आदेश देने की अर्जी को ठुकरा दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शनिवार से पहले इस मामले में बेंच को आदेश देने के लिए कहना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जल्लीकट्टू को लेकर कोर्ट ने जो आदेश सुरक्षित रखा है उस पर शनिवार से पहले आदेश सुना दिया जाए। शनिवार यानी 14 जनवरी को ही तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाएगा, जिसमें जल्लीकट्टू खेल भी होता है। देश ही नहीं दुनिया में भी तमाम जगहों पर इस तरह के खेल होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे खेल जानलेवा साबित होते हैं। जल्लीकट्टू से ही मिलता जुलता खेल बुल फाइटिंग स्पेन में खासा लोकप्रिय है, लेकिन इस खेल में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरह भारत में भी कई मौकों पर जानवरों का खेल आयोजित होता है या मठ और मंदिरों में उनका प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान हादसे भी होते रहते हैं। मंदिरों में जुटने वाली लाखों की भीड़ में जानवरों का भड़क जाना कोई नई बात नहीं है। तमाम मौकों पर देखा गया है कि जानवर भीड़ को देखकर बेकाबू हो जाते हैं
और फिर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया था, जो तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जिसमें बैल को काबू में किया जाता है। ये खेल काफी सालों से तमिलनाडु में खेला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। एक और चीन लगातार भारत को हेकड़ी दिखाता रहता है और दूसरी ओर वो उसे अपना अच्छा दोस्त भी बताता है। बात बात पर भारत को घुड़की देने वाले चीन ने एक बार फिर भारत से अपने संबंधों को बेहतर बताते हुए उम्मीद जताई है कि रिश्ता आगे भी बेहतर होगा। चीन का ये यू टर्न जाहिर सी बात है कि कई तरह के मायनों का संकेत है। चीन के साथ भारत के संबंध लगातार उतार चढ़ावों से भर रहे हैं। 1962 की धोखेबाजी के बाद भारत का चीन पर यकीन करना मुश्किल रहा है। दशकों बीत जाने के बाद भी चीन का रवैया भारत की तरफ अब भी दोस्ताना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जैश सरगना मसूद अजहर को बैन किए जाने के मामले में चीन ने टांग अड़ाई ही है। NSG में भारत की एंट्री पर भी चीन ने वीटो किया है। बावजूद इसके चीन ने एक बार फिर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बताया है। एशिया प्रशांत सुरक्षा पर चीन के नीतिगत दस्तावेज में कहा गया है कि भारत के साथ उसके संबंध और गहरे हुए हैं। हालांकि इस दस्तावेज में आतंकी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने और NSG में भारत की सदस्यता को लेकर चीनी रुख का जिक्र नहीं किया गया है। एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग पर चीन की नीतियां नाम से जारी एक श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और वियतनाम के साथ भारत के संबंध मजबूत होने के बावजूद भी चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। इस दस्तावेज में पाकिस्तान का जिक्र किए बिना आतंकवाद से लड़ने की बात कही गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि चीन मानता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले स्थानों को खत्म करने के लिए विभिन्न देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, जिसका समाधान राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक माध्यमों से होना चाहिए। आतंकवाद को किसी विशेष देश, नस्ल या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। श्वेत पत्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर PM मोदी की बैठकों का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर संपर्क और तालमेल को बेहतर रखा है और संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स G20 में आपसी सहयोग बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात मौसम की करते हैं। उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2-3 दिन तेज सर्द हवाएं चल सकती हैं। 15 जनवरी इस सीजन का सबसे सर्द दिन रह सकता है। इस दिन शीतलहर का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा सकता है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। राजस्थान के सीकर में शुक्रवार को पारा -1 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो 21 जनवरी तक देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान नॉर्मल से नीचे रह सकता है। पारे में गिरावट की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही है। इसके मुताबिक पहाड़ी इलाकों में 14 से 17 जनवरी तक और मैदानी इलाकों में 15 से 17 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी का दौर रहेगा और ऐसे में तमाम शहरों और गांवों का तापमान बेहद नीचे जा सकता है और ये चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। चलिए, ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। और चलिए बात करते हैं हम इतिहास की। देश के बाद के आखिरी पड़ाव में हम हैं, तो चलिए देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बता देते हैं। यूं एक विश्वास के अनुसार 13 नंबर कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन 13 जनवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे इस दिन काफी अच्छी घटनाएं भी हुई हैं। 13 जनवरी 1910 में न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। ये प्रसारण 20 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद जहाज पर भी सुना जा सकता था। 13 जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन का शुरू किया था और 13 जनवरी 1949 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। 13 जनवरी 1993 को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दक्षिण इराक में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए इराक पर हवाई हमले कर दिए थे और 13 जनवरी 2010 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था में साल 2009 के दौरान 5% की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे जर्मनी की स्थिति खराब हो गई थी। और चलते चलते हम याद करते हैं शक्ति सामंत को। फिल्म इंडस्ट्री इन्हें प्यार से शक्ति दा कह के याद करती है। शक्ति सामंत मुंबई में पहुंचे थे अभिनेता बनने, ना बन पाए तो टीचर बन गए और आज उनका जन्मदिन है। लेकिन
फिर उमंगों ने जोर मारा और एक फिल्म यूनिट के साथ जुड़ गए। वो एक एक करके पायदान चढ़ते गए और 1954 में पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की, बहू। बाद में अपने प्रोडक्शन के बैनर तले अपनी पहली फिल्म बनाई, हावड़ा ब्रिज। फिल्म हिट रही। फिर तो शक्ति सामंत के नाम से ही फिल्में बिकने लगी। शक्ति सामंत ने 43 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में शामिल थी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाले शक्ति सामंत ही थे और शक्तिदा का नाम अच्छी फिल्म की गारंटी होती थी और अच्छे संगीत की भी। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शक्ति सामंत की फिल्मों की एक खासियत ये भी होती थी कि कानों में उसमें रस घोलने वाला सदाबहार गाना हुआ करता था। तो चलिए कुछ यादगार गानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, शक्ति सामंत को याद करते हुए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए। एपीएन में बस आज इतना ही। नमस्कार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है